हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और अभी तक जो पीवाईक्यू सीरीज हमने 5-5 करवा दिए हैं और जिन स्टेट्स में पेपर हो रहे हैं, तो उन बच्चों को काफी बेनिफिट मिल रहा है इन पीवाईक्यू से, है ना। 70-80% बल्कि इससे ज्यादा ही क्या है, सेम टू सेम चीजें कवर अप हो रही है। ठीक है, तो फिर से आप लोगों से कहूंगा पीवाईक्यू पे फोकस करें, उनके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ, अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो भी कोई बात नहीं, इतना पढ़ के आप जरूर जाइए। चलिए, जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर देखे हुए हैं, फटाफट ये स्टार्टिंग का पार्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दें। तो जो बच्चा पहली बार देख रहा है, नहीं जान रहा, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसमें है क्या, चैप्टर वाइज वेटेज रहता है। चैप्टर वाइज वेटेज की अगर हम बात करें, ओके, इस वाले में चैप्टर वाइज वेटेज यहां पर नहीं दे रखा है, उसको मैं पीडीएफ जो अपलोड करूंगा उसमें दे दूंगा मैं। हाउ टू राइट आंसर, आंसर कैसे लिखना है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया हुआ है, जो हेडिंग या टॉपिक या दिए हुए हैं, ठीक वैसे ही आपको आंसरिंग करनी है। हाँ, जो मैंने लैंग्वेज अगर 3 या 4 लाइनों में लिखा है, आप उसको 2 लाइनों में अपनी खुद की लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। पेपर को आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी में अच्छा लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए। इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखिए। लेकिन हाँ, हिंदी में लिखते वक्त बच्चे एक गलती क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल भाषा जो होती है, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये इस लैंग्वेज में लिख देते हैं और हमको लिखना होता है साइंस वाली लैंग्वेज, थोड़े से टर्म्स इस्तेमाल करने होते हैं। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, जो बच्चे 100% एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, तो बेटा डिटेल नॉलेज, जो भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप उनको डिटेल में ही क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, अब है क्या कि पीवाईक्यू से जो हम लोगों ने अभी तक एनालाइज किया है, हमारी टीम ने, मैंने अच्छे से, पीवाईक्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन 80 से 90% फंस जा रहा है, ठीक है। तो एक नया कोर्स हमने अलग से लॉन्च कर दिया है लास्ट मोमेंट पे, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां पर 7+ पेपर, 7 लगभग, जब ये पूरा अपडेट हो जाएगा तो उम्मीद है 10 से 15 पेपर हो जाएंगे जब पूरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐप खोल करके उसमें चेक करिएगा कि कितने पेपर हैं। 7+ का तो बोल ही रहे, कम से कम 15 तक जाएगा धीरे धीरे खींच के। यहां पर आपको पेपर रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, चैप्टर वाइज वेटेज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन ब्रेकडाउन। चैप्टर वाइज क्वेश्चन ब्रेकडाउन मतलब जो 15 पेपर या 7 पेपर जो भी, उनमें से कौन से क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के हैं, कौन से सेकंड चैप्टर के, वो अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, ताकि चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि इस चैप्टर से किस किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इजिली देख सकते हैं। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये लास्ट मोमेंट पे 1 या 2 महीना बचा होता है बच्चों के पास, तो इसको हम अलग से इसको क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है इसको। तो ये बच्चा आराम से इसलिए इसको पढ़ के पास हो सकता है, जो केवल पास होना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फटाफट। इसमें मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम भी नहीं दिए, थोड़ा सा जल्दी था तो इसलिए यहाँ पर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। जो पीडीएफ अपडेट करूंगा मैं ऐप के अंदर, वहां पे सब कुछ मेंशन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। ये काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्या है, किस कैटेगरी में आता है। इसका आईयूपीएसी नेम के लिए बोल रहा है, थेरेपेटिक यूजेस, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम। तो देखो, स्ट्रक्चर 1 नंबर, ठीक है, आईयूपीएसी 1 नंबर, थेरेपेटिक यूजेस 1 नंबर, फॉर्मुलेशन 1 नंबर, ब्रांड नेम 1 नंबर। तो अब अगर यहाँ पे किसी को स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नहीं आता है, तब भी 3 नंबर ला सकता है, ठीक है। आईयूपीएसी वगैरह जिस बच्चे की वीक है, नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, 15 से 20 नंबर का उसका हेरफेर हो जाएगा, लगभग 15 का मान लो, 15 नंबर तक का क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी। बाकी क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन कर रखी है और यूजेस वगैरह पता है, तो पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। चलिए, डेफिनेशन मैंने यहाँ दे दी है। डेफिनेशन इसलिए दी है ताकि अगर आपको ड्रग की कभी डिफाइन करने को आ जाए, तो ड्रग को कैसे डिफाइन करेंगे। जो क्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है क्लोरप्रोमाजीन का। एक्चुअल जो सॉल्ट है वो क्लोरप्रोमाजीन है, उसी का सॉल्ट होता है, और ये फिनोथायजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंटीसाइकोटिक एजेंट की तरह काम करते हैं। एंटीसाइकोटिक, ठीक है, दिमाग पे काम करेंगे। ये मुख्य रूप से जो काम करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं किसको, डोपामाइन रिसेप्टर को ब्रेन के अंदर, देयर बाय रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। जब डोपामाइन रिड्यूस हो जाता है, तो साइकोसिस, जो पागलपन के लक्षण है, वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी पूछा जा चुका है और हम पीवाईक्यू 2 में क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। थेरेपेटिक यूज, जैसे मैंने बताया, जैसे ही आपको पता चलता है कि ये एंटी साइकोटिक एजेंट है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा
दिमागी बीमारियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। 1 नंबर का है तो 2 देनी है आपको, मैं ज्यादा से ज्यादा बताता हूं। सीजोफ्रेनिया बड़ा कॉमन है, मैनिया, एंजाइटी है, एंटीमेटिक के तौर पे भी होता है। ये सारे कुछ एडिशनल हो गए। मेन जो आएगा एंटी साइकोटिक के तौर पे वो ये 3 आ जाएंगे आपके, ठीक है। क्लियर है ना। फॉर्मुलेशन की बात करें तो बड़ा सिंपल है, मैंने बता चुका हूं, टैबलेट और इंजेक्शन, ये 2 आप पक्का लिखेंगे हर किसी में, आंख बंद करके। अगर नहीं आता है तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। बाद बाकी ओरल, लिक्विड और सपोजिटरी के फॉर्म में भी रहता है। लिक्विड के फॉर्म में अगर ये है तो बच्चों और बूढ़ों के लिए होता है स्पेशली, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो लैरगैक्टिल और थोरेजिन, ये काफी कॉमन ब्रांड नेम है जो कि आप इसके याद कर लेंगे। क्लोरप्रोमाजीन ड्रग ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, अगेन आ गया स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी यूजेस, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम। किसका इस बार? प्रोप्रानोलोल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ठीक है। तो ये ड्रग्स कुछ ऐसी हैं, क्लोरप्रोमाजीन, प्रोप्रानोलोल, और लास्ट में जब 5 पीवाईक्यू करा दूंगा उसके बाद एक ड्रग की लिस्ट दे दूंगा मैं। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं कि इसी ड्रग्स के आसपास ये जो 8, 10, 15 होंगी, 8, 10 रहेंगी, इनके ही आसपास हमेशा क्वेश्चन घूमेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो अगेन टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज दोनों फॉर्म में आता है, ओरल सोल्यूशन है, इंजेक्शन है, हर एक फॉर्म में फॉर्मुलेशन इसकी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर आईयूपीएसी वगैरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्कस कर चुके हैं इसका मतलब क्या है? किसी एक पेपर में इसका स्ट्रक्चर आईयूपीएसी पूछ लिया, किसी एक में इसका यूजेस फॉर्मुलेशन पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट पार्ट में करके आया, यहां पर एक साथ पूछ लिया, तो ये ड्रग ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। चलिए, इनलिस्ट वेरियस सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? आप डिफाइन करेंगे इंप्योरिटी को, सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटी लिखेंगे, राइट एनी 4 इफेक्ट। अब जो इफेक्ट है वो अभी तक नहीं पूछा गया था, तो इफेक्ट इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला सेफ्टी है, ठीक है। टॉक्सिक हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है इंसान ने हमारे लिए, अगर एज ए इंप्योरिटी कोई चीज रह गई है या आ गई है उसके अंदर, तो हमारे अंदर एलर्जी रिएक्शन कर सकता है, हमारा ऑर्गन डैमेज कर सकता है, हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। उसकी जो एफिकेसी है, यानी कि क्षमता है उस दवाई की ठीक करने की, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट, उसको कम कर सकता है। कैसे? जो एपीआई है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसकी क्षमता को डिक्रीज कर देगा। इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कम कर देगा, उस दवा को डिकम्पोज करना, खराब करना स्टार्ट करेगा। उसकी शेल्फ लाइफ, जहां उसकी एक्सपायरी 3 साल की थी, पता चला 1 साल के बाद ही वो दवा हमारी खराब हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंप्योरिटी। तो बहुत सारे इसके हैं। आप लोगों को क्या ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन देखोगे, जैसे इनलिस्ट वेरियस सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, राइट एनी 4। तो सोर्सेस हो गया 3 मार्क्स का, और ये 4 बोल रहा है तो ये 2 नंबर का होगा, तो 4 इफेक्ट देने होंगे। तो इस हिसाब से आपको नंबरिंग एडजस्ट करनी है। इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का कलर, ऑर्डर, टेस्ट या अपीयरेंस वो बदल सकता है। बॉडी के अंदर जाकर के हो सकता है दवाई की सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन या बायो अवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ जाए, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड कॉम्पेटिबिलिटी, इंप्योरिटीज कैन रिएक्ट विद एक्सीपिएंट्स, जो इंप्योरिटीज होती है वो एक्सीपिएंट्स के साथ रिएक्ट कर सकती है, कॉजिंग इनस्टेबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी, और दवा को हमारा क्या बना सकती है? अनस्टेबल कर सकती है, इनकॉम्पेटिबल कर सकती है। इफेक्ट ऑन पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, अब अगर उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट बदल गया है तो पेशेंट जो होगा उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, खुशबू अच्छी नहीं आएगी, वो कहेगा यार दवा नहीं खा रहा, मैं 2 बार बोली मैं 1 ही बार खाऊंगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे सही से दवा भी नहीं चलाएगा। रेगुलेटरी एंड क्वालिटी इश्यूज, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी बियॉन्ड लिमिट, अगर बियॉन्ड लिमिट चली गई है तो वो फेल हो जाएगी फार्माकोपिल स्टैंडर्ड के हिसाब से, और क्या होगा? पेनल्टी पड़ जाएगी, या जो भी है, जो भी इसका एक्शन लिया जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है। तो ये इसके क्या है? इफेक्ट है, ठीक है। नाउ राइट यूजेस ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। अब अगर आपको, जैसे मैंने कहा, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, अगर आपको पता है कि ये ड्रग किस किस कैटेगरी में आती है, वैसे देखा जाए, ठीक है, जैसे एंटी फंगल हो गया, या एंटी मलेरियल हो गया, या एंटीबायोटिक हो गया, या एंटीवायरल हो गया, कौन सी दवा किस कैटेगरी में है, तो हर कैटेगरी की 2 बीमारियां आप याद कर लो। यूज पूछ रहा है, कीटोकोनाजोल क्या है? फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ हो गया, इसका खत्म कहानी। क्लोरोक्विन मलेरिया में और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। हर कैटेगरी के, यानी कि जो एंटी मलेरियल है, जो भी, उसके 2 आप बीमारियां याद रखें, उसके अंदर जो भी ड्रग्स है उसके अंदर में आप वो 2 बीमारियां डाल सकते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन, यूटीआई आ गया, बड़ा कॉमन है नॉरफ्लॉक्सासिन,
ठीक है। और जीआई इन्फेक्शन हो गए, डायरिया, डिजेंट्री में काम आता है। रेमडेसिविर कोविड-19 में काम आया था, कुछ वायरल इन्फेक्शन में भी काम में आता है। प्रीटोमेनिड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, अब ये स्पेशल हो गया, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है उसमें ये दिया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट ड्रग हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्यों है, एक चीज बताऊं मैं, बहुत से बच्चे लोग देखते हो अरे यार पहली बार है, लेकिन जब आप फार्मेसी अपनी खोलेंगे या जो बच्चे फार्मेसी में बैठ रहे हैं वो लोग देखते होंगे ये बड़ी कॉमन दवाइयां हैं। जो 1 साल से 1.5 साल से फार्मेसी में बैठ रहा है उसे दवाइयां ऐसी याद हो गई होंगी, अरे ये तो बड़ी कॉमन है। तो कॉमन दवाइयां ही पूछी जा रही हैं, भयंकर भयंकर नाम है, लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन मेडिसिन है एग्जाम में वो आती हैं। लिस्ट दूंगा बाद में आप लोगों को मैं। चलिए फिर कह रहा है इनलिस्ट टू एग्जाम्पल देना है, यूज देने हैं किसके, मेडिसिनल गैसेस के और डेंटल प्रोडक्ट के। मेडिसिनल गैस क्या होती है, जो दवाई की तरह इस्तेमाल होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। एग्जाम्पल आ गया ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके क्या दे दो, यूजेस दे दो। ऑक्सीजन थेरेपी जैसे कि हाइपोक्सिया यानी कि लो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है तब ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, और रिसोसाइटेशन एंड लाइफ सपोर्ट, आईसीयू या इमरजेंसी केयर में भी ऑक्सीजन दी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया में दिया जाता है, स्पेशली डेंटल प्रोसीजर जब होती है, और एनाल्जेसिया पेन रिलीफ के तौर पे भी हम इसको देते हैं। डेंटल प्रोडक्ट की बात करें, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, 2 इसके एग्जांपल हो गए। यूज डेंटल कैरीज, जो कैविटीज हो जाती है दांतों में अंदर उसमें उसके लिए है, और इनेमल को मजबूत करने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज देखें तो माइल्ड एब्रेसिव, हल्का सा खुरखरापन होता है तो दांत साफ करने में, क्लीन करने में हेल्प करता है। हेल्प इन क्लींजिंग एंड पॉलिशिंग टीथ, दांतों को क्लीन करने में और पॉलिश करने में। ठीक है, तो सिंपल था ये। अगर आपको एग्जाम्पल इसके पता है तो क्लियर है। देखो कहीं ना कहीं कहानी में पहले बोल चुका हूं, डेफिनेशन पता है, क्लासिफिकेशन पता है। क्लासिफिकेशन का मतलब उसके अंदर के आपको एग्जाम्पल भी पता होगा। अब जो एग्जाम्पल है किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो उसके 2 यूज भी पता होंगे आपको। खेल खत्म, इतना ही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डिफाइन एंटीबायोटिक, क्लासिफाई एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, हो गया। पीवाई का ट्यूब में कर लिया हमने। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब देखो ये सिंगल क्वेश्चन आ जाए या कंबाइंड में आ गया, यानी कि ये भी 2.5 नंबर का है और ये भी 2.5 नंबर का है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या क्या देंगे इसके अंदर, डेफिनेशन दोगे, ठीक है, प्रिंसिपल दोगे, कोई प्रिंसिपल के अंदर जनरल रिएक्शन है वो दे दोगे, ये नहीं देना कोई बात नहीं। इंडिकेटर दोगे, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो, तीसरी चीज। ठीक है, फिर चौथे में उसका प्रोसेस लिख दोगे, एक जनरल मैकेनिज्म, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अगर उसके टाइप्स हैं तो टाइप्स बता दोगे। ये 4 या 5 पॉइंट, उसके अलावा और लिखना है तो एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो 5 पॉइंट में बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन चाहे 2.5 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में जनरल क्वेश्चन आ जाए, आपको ये 4-5 पॉइंट देने हैं। डेफिनेशन दे दोगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एक टाइप होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, जिसके के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, एक स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है किस किसके बीच में, मेटल आयन एंड कॉम्प्लेक्सिंग आयन। जो मेटल होता है और ऊपर से जो हम वो डालते हैं, EDTA डालते हैं, टाइट्रेंट डालते हैं, उसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि कितना मेटल मौजूद है हमारे सैंपल में, उसको जांचने के लिए। प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से मेटल आयन लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ये चिलेटिंग एजेंट EDTA का इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, EDTA फॉर्म 1:1 स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक EDTA एक कैल्शियम, एक EDTA एक मैग्नीशियम, 1:1 का कॉम्प्लेक्स बनाता है विद मोस्ट मेटल आयन रिगार्डलेस ऑफ देयर चार्ज। उस पर क्या चार्ज है फर्क नहीं पड़ रहा, एक EDTA एक उससे बनाता है, तो बाद में हम रेशो निकाल लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। द रिएक्शन कंटिन्यू अंटिल ऑल मेटल आयंस आर कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन चलती रहती है जब तक कि सारा मेटल आयन, हमारे सैंपल में जितना भी मेटल आयन है सारा रिएक्ट नहीं हो जाता है, और जैसे ही सारा रिएक्ट हो जाएगा उसके बाद कलर आता है, जो कि क्या है, एंड पॉइंट होता है टाइट्रेशन का। ठीक है, जनरल रिएक्शन दे सकते हो कि हमारा मेटल EDTA से रिएक्ट करता है और इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, एरियोकॉम, ब्लैक टी और म्यूरेक्साइड। तो जो म्यूरेक्साइड है वो जनरली कैल्शियम के लिए इस्तेमाल होता है, और एरियोकॉम, ब्लैक टी, कैल्शियम, मैग्नीशियम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इंडिकेटर याद रहेंगे, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक रीजनिंग का सवाल बनता है जो कि 1 मार्क्स का MCQ आ सकता है कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें बफर का क्या काम है, pH को कंट्रोल करना है। क्यों?
सिंस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पीएच, जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ना यहाँ पर वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये पीएच पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पीएच हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अमोनियम बफर आर यूज्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट पीएच इंश्योरिंग द कॉम्प्लेक्स रिमेन स्टेबल, कि कॉम्प्लेक्स बना रहे और घुला रहे, एंड द इंडिकेटर वर्क्स प्रॉपरली, जिससे कि हमारा इंडिकेटर प्रॉपर काम करे, अदरवाइज एंड पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा ये चीज समझ में नहीं आ रही है उनको बेटा थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, इनके डिटेल वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, सिंपल। इंडिकेटर बाइंडिंग, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा सैंपल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मेटल है, और हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा इंडिकेटर डाल देते हैं। बिफोर टाइट्रेशन स्टार्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिकेटर इज एडेड टू मेटल सॉल्यूशन, द इंडिकेटर बाइंड्स विद सम ऑफ द मेटल आयंस, इंडिकेटर कुछ मेटल आयन से क्या होता है, बंध जाता है, बाइंड हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कुछ मेटल आयन से बंध जाता है, फॉर्मिंग अ मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, शुरुआत में मेटल और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस क्रिएट्स स्पेसिफिक इनिशियल कलर, वाइन रेड कलर फॉर ईबीटी, इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ जो इंडिकेटर है वो मेटल के साथ बंधकर क्या करता है, एक खास तरीके का कलर डेवलप करता है, और यहां कलर कौन सा है, वाइन रेड। क्लियर है, ठीक है। तो हमने शुरुआत में इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर मेटल के साथ मिल गया और एक कलर बना लिया। अब हम ऊपर से क्या करेंगे, ईडीटीए को डालना स्टार्ट करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। एज ईडीटीए इज एडेड इट रिएक्ट फर्स्ट विद द फ्री मेटल आयंस, जो कुछ तो मेटल इंडिकेटर से बंधे हुए हैं, कुछ मेटल क्या है, फ्री है, तो ईडीटीए शुरुआत में जो फ्री वाले हैं उनसे रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वंस ऑल फ्री मेटल आयंस आर कंज्यूम्ड, एक बार सारे फ्री वाले अगर क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, अब जो ईडीटीए है वो जो मेटल आयंस हमारे बंधे हुए हैं किससे, इंडिकेटर से, ये इस पे अटैक करेगा और इंडिकेटर को फ्री करता चलेगा, ठीक है। डिस्प्लेस द इंडिकेटर फ्रॉम द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, यहां से इंडिकेटर को हटा देगा और खुद मेटल को अपने साथ जोड़ लेगा, बस यही जो कहानी है। द इंडिकेटर इज नाउ फ्री इन द सॉल्यूशन, दिस रिलीज कॉज अ शार्प कलर चेंज, जैसे ही इंडिकेटर हटता है एक कलर में चेंज आता है, क्योंकि बंधा हुआ इंडिकेटर का कलर अलग है और फ्री इंडिकेटर का कलर अलग होता है, फ्रॉम वाइन रेड टू स्टील ब्लू, जो कि सिग्नल देता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ये टाइप देना चाहो दे देना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। फिर आगे अपना क्या है, एप्लीकेशन सिंपल है, जहां कहीं भी हमारे मेटल्स होते हैं एज ए इम्प्योरिटी, जैसे कि वाटर की हार्डनेस में कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, उसको जांचना है कि कितना है, तो वहां पे हम लोग कर लेंगे इसका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। एसे ऑफ मेटल आयन इन फार्मास्यूटिकल में चेक करना है तो वहां पे इसका यूज कर लेंगे। मेटल इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद है तो वहां इसको यूज कर लेंगे। और क्वालिटी कंट्रोल इन लेबोरेटरीज में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एप्लीकेशन बहुत सारी जगह है, ठीक है। दूसरा सेम उसी तरीके से एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, यहाँ पे क्या डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल मेथड होता है, जहां पर हम डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस। कोई एक अननोन एसिड या बेस होता है, उसका कितना कंसंट्रेशन है, कैसे पता लगाएंगे, बाय रिएक्टिंग विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस और एसिड रेस्पेक्टिवली। एसिड है तो बेस लेंगे स्टैंडर्ड ऊपर, और बेस है तो एसिड लेंगे, until न्यूट्रलाइजेशन इज अचीव, जब तक कि न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है रिवीजन भी हो रहा होगा। चलिए प्रिंसिपल की बात करें, एसिड बेस के साथ मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, तो यही इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट द अमाउंट ऑफ एसिड इज केमिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बेस। जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो कितना जो टाइट्रेंट है गिरा है, कंज्यूम किया है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे पता लगा लेते हैं एनालाइट में नीचे हमारे पास कितना सैंपल में मौजूद था कंसंट्रेशन। टाइप्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे एग्जांपल ले लोगे HClNaOH का, इसका जो एंड पॉइंट आता है वो 7 के पास आता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो एंड पॉइंट जब आएगा उस एनालाइट का जो pH होगा वो 7 से ज्यादा होता है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पर जो एंड पॉइंट आएगा जिस समय, उस समय इसको हम चेक करेंगे तो वो बेसिक होगा पूरा,
एनालाइट। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एक एग्जांपल, उसका एंड पॉइंट कब आ रहा है? वीक एसिड, वीक बेस, लेस शार्प एंड पॉइंट, रेयरली यूज्ड। इसका इस्तेमाल नहीं करते हम लोग क्योंकि शार्प पॉइंट नहीं आता, शार्प एंड पॉइंट नहीं आता है, कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। बट ये 4 टाइप से होता है, एक एक एग्जाम्पल दे करके इसको फिनिश कर देंगे। और एसिड बेस टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल, फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसका कलर देख लेंगे, कलरलेस होता है एसिड में, बेस में पिंक हो जाता है, रेड होता है एसिड में, येलो बेस में येलो हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वही सेम कहानी, हम प्रिपेयर करेंगे, ब्यूरेट वगैरह को धुलेंगे, टाइटेंट को बनाएंगे, ठीक है, टाइटेंट के साथ धुलेंगे ब्यूरेट को, एंड द फ्लास्क विद डिस्टिल वाटर। और जो फ्लास्क के नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला जो फ्लास्क होता है उसे डिस्टिल वाटर से धुलेंगे। फिलिंग, ब्यूरेट को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भर देंगे और रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम। जो ब्यूरेट होती है हमारी उसको पूरा भर दिया, और कहाँ तक भर दिया उसकी जो रीडिंग है नोट कर लेंगे। एडिशन स्लोली, फिर यहाँ से गिराना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। जिनको प्रोसेस पता है वो खुद से मन से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। टू द एनालाइट वाइल कॉन्स्टेंटली स्वर्लिंग द फ्लास्क, फ्लास्क को लगातार हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और ऊपर से ऐड करते रहेंगे टाइट्रेंट को। ऑब्जर्वेशन, वॉच फॉर द फर्स्ट साइन ऑफ परसिस्टेंट कलर चेंज। पहली बार जब कलर स्टार्टिंग में क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, कलर आएगा, गायब हो जाएगा। फिर जब कलर रह जाए, गायब ना हो जाए, बस वही रोक देना है, ठीक है, वो एंड पॉइंट होगा। फिर कैलकुलेट कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा करके, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, क्लियर है बातें? तो क्या क्या लिखना है पॉइंट समझ लो। एप्लीकेशन दे सकते हो, हमको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस पता करना होता है तब ऐसे करना होता है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का तब इसका यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में यूज कर लेते हैं, या कोई कितनी चीज अल्कलीन है या एसिडिक है उसको पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये थ्योरी वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो इसमें ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बड़ा सिंपल, 3 अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर बताओ और 3 बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर बताओ। अब सीधा बता देना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ना डिफाइन करो ना कुछ करो, डिफाइन करना चाहता कर दो, अदरवाइज सीधा, यानी कि अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है, एग्जांपल्स याद है, तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के 3 बड़े कॉमन से नाम, प्राजोसिन, पेंटोलैमाइन और फिनॉक्सीबेंजामीन, और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल और कार्बिडिलॉल। ठीक है, अब क्लासिफाई एंटी एरिथमिक एजेंट, तो यहाँ पे पहले डिफाइन कर दो कि भाई एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो रिस्टोर करते हैं नॉर्मल कार्डियक रिदम। कार्डियक रिदम यानी हार्ट कई बार क्या बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, अगर ये बीमारी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो उसको वापस नॉर्मल लाने के लिए जो दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहते हैं। तो मेनली ये चीजों को नॉर्मल कैसे करता है, जो आयंस चैनल्स होते हैं हार्ट में, हार्ट मसल्स में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उनको अफेक्ट करता है, या फिर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है जो इन्वॉल्व होते हैं इंपल्स जनरेशन में और कंडक्शन में, उनको अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये केमिकल क्लासिफिकेशन है 1 2 3 4 5। यहाँ पे भले आप डेफिनेशन ना पढ़ो, मैकेनिज्म ना पढ़ो, बट एग्जाम्पल पक्का पढ़ना कौन सा किसके अंदर है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे कर देता हूं मैं, ताकि अगर ये 3 हो गए पॉज, उसके बाद ये, ठीक है, क्लियर है? सारे एग्जाम्पल मैंने वही लेने की कोशिश करी है जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। ओके, चलें आगे। नाउ एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सिंपल, तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन दोगे, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट क्या होता है, सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, सल्फेट आयन को पता लगाते हैं हमारे सैंपल में कितना है। प्रिंसिपल क्या है, जो सल्फेट होते हैं उसको हम बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बनता है, बैरियम सल्फेट सॉलिड प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो सल्फेट आयन रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पर मीडियम को एसिडिक रखा जाता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू फॉर्म इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। ठीक है, प्रोड्यूसिंग टर्बिडिटी, जब वो नीचे बैठता है तो टर्बिड हो जाता है सोल्यूशन, मटमैला टाइप का, और कितना टर्बिड हुआ है उसको हम स्टैंडर्ड सल्फेट सोल्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि भाई मीडियम को एसिडिक क्यों रखा जाता है, तो इसका रीजन ये है, ये जो HCl होता है प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एनाइंस लाइक ऑक्सलेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स, दूसरे जो नेगेटिव आयंस मौजूद हैं वो रिएक्ट ना कर जाएं।
फिर बेरियम क्लोराइड तो लिया ही जाएगा और स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन लिया जाएगा, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करवाते हैं। ये रहा सिंपल प्रोसीजर, यहां से पूरा सेम हो जाएगा। बस पहली लाइन को आपको इतना पार्ट दोनों का सेम है। स्टैंडर्ड में क्या लेंगे, 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन नेशनल सिलेंडर 1 ml ये ले लेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक वेट होगा कंपाउंड का, उसको डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर जैसा कि फार्माकोपिया में कहा है, और फिर उसके बाद 2 ml ये डालेंगे, 45 ml तक डाइल्यूट करेंगे, फिर 5 ml बैरियम सल्फेट डालेंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे। कितना टर्बिड हुआ है, ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्लियर है बातें, क्लियर है। प्रोसीजर में आप इस तरह टेबुलेट कर सकते हो, या इसको अलग लिख सकते हो, इसको अलग लिख सकते हो, या एक साथ टेबल बना करके आ सकते हो। ऑब्जर्वेशन सिंपल, 5 मिनट के बाद देखोगे अगर टर्बिडिटी जो हमारे सैंपल की है वो कम है तो सैंपल पास, टर्बिडिटी अगर ज्यादा है तो सैंपल फेल। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्लासिफाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आ चुकी है। तो देखो कई बार क्या है, कुछ पार्ट अलग एग्जाम में आता है, कुछ पार्ट अलग एग्जाम में आता है, तो अगर कोई पार्ट आ गया तो देखो इंपॉर्टेंट है फिर वो। ये आ गया इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव, पैरामीनो डेरिवेटिव, पैरामिनोफिनॉल, एक्राइलिक एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। तो आपको क्या करना है, ये तो पूरा डिटेल पढ़ने के पर्पज से है, आपको स्पेशली फिलहाल के लिए क्लास याद करनी है। क्लास क्या है उसकी डेफिनेशन देखनी देख सकते हो, अदरवाइज सीधा क्या याद करोगे, एग्जाम्पल। क्लास और एग्जाम्पल लिख करके खेल खत्म। कुछ स्टेट्स में मोड ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है, तो ये एक्चुअल में जब स्टार्टिंग से बच्चा पढ़ता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा है। अभी अगर आप फाइनल टाइम पे पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ये दो चीजें छोड़ देना, केवल एग्जाम्पल और क्लास पढ़ेंगे आप, ठीक है। सारे एग्जाम्पल मैंने कवर किए हुए हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, ओके। नाउ एक्सप्लेन प्रिंसिपल रिएक्शन इन एस्से ऑफ फेरस सल्फेट। देखो ये जो है एस्से ऑफ फेरस सल्फेट, उसके अंदर की प्रिंसिपल रिएक्शन लिखना, ये क्वेश्चन कुछ अलग आ गया। एस्से हमारे सिलेबस में नहीं है और इसीलिए जानबूझ के मैंने इसे करवाया भी नहीं, क्योंकि एस्से में चाहता था यहाँ पर रिएक्शन लिख सकता था, फिर आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, सर किस किस का एस्से आ सकता है, यही पढ़ लें वही पढ़ लें, छोड़ दो, ठीक है। बात समझ में आई, सिलेबस में नहीं है, आ गया है तो कोई बात नहीं, आना नहीं चाहिए ये, ओके। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन, अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट इट्स यूजेस एंड इनलिस्ट ब्रांड नेम्स, कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट आता है क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट विद एग्जांपल। एंटी डिप्रेसेंट डेफिनेशन दे दोगे, क्या होते हैं एंटी डिप्रेसेंट, टू ट्रीट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इंसान जब डिप्रेशन में जाता है उस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि हमें एंजाइटी से रिलीज राहत देता है, चिंता से, ओवर थिंकिंग से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। कैसे, ये हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है, हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, खुशी का केमिकल, और ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो ये इसकी क्लास है और ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद करनी है, बाद बाकी ये दो अभी के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो 3-4 महीने पढ़े या स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब आप पूरा समझते हैं, इतना एक्चुअली होना भी चाहिए केमिकल क्लासिफिकेशन में, बट अभी टाइम नहीं है, तो फिलहाल आप दो चीज़ें केवल, कौन सी क्लास है उसके कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है, कर लोगे। अब इसको आप पढ़ पढ़ के आप एक बारी देख लेना। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इमेप्रापिन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, तो ये इसका नाम आ गया, इसमें चेन होती है, ठीक है। इसको शायद हम लोग कर चुके हैं ना, शायद किया हुआ है ये इमेप्रापिन का, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, याद आ रहा है। ये था, किया था हमने 1, 2 और 3, ठीक है। NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, NN डाइमिथाइल 1 2 3 प्रोपेन और 1, अच्छा 3 उल्टा हो गया ये, ठीक, 1 2 और 3। तो 1 पर क्या है, अमीन लगा हुआ है, फिर 3 पर ये वाली ग्रुप लगी हुई है 10-11 डाईहाइड्रो। ये डाईहाइड्रो क्यों लिखा गया है,
रूलिंग है पूरी, फिर ये BF क्यों आ गया है, रूलिंग है। तो फिलहाल इसको अभी ऐसे समझा पाना पॉसिबल नहीं है, तो एज इट इज़ याद कर लो इसको, या फिर थोड़ा सा रूल पढ़ के और फिर इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनियाजिड, राइट द IUPAC, ये भी हम पहले कर चुके हैं, केवल ब्रांड नेम नहीं किए थे जो कि यहाँ पे पूछा गया है। तो ब्रांड नेम ये रहे हमारे पास, नाइट्राजिड और आइसोनेक्स, बड़े कॉमन है ये। डायरेक्ट ये ब्रांड पूछे भी सकते हैं। देखो जो कॉमन ब्रांड्स में लिखवा रहा हूँ ना, ये कई बार आ भी जाता है कि भैया आइसोनेक्स इज द ब्रांड नेम फॉर, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब राइट यूजेज ऑफ क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, दो यूज लिख दोगे। क्लोरामफेनिकोल टाइफॉइड फीवर के लिए, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए, आई इन्फेक्शन के लिए। एंटीबायोटिक है, कुछ भी लिखो। स्ट्रेप्टोमाइसिन में TB के लिए है, देन ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है, ठीक है, अलग अलग बना के लिख दो थोड़ा सा। एजिथ्रोमाइसिन में UTI हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, STD हो गया, टाइफाइड फीवर आ गया, देखो कॉमन हो गया, तो होता है ऐसा। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के लिए आप 5-6 तरह की बीमारियां आप याद कर लें, उसको आप बदल के अलग अलग, सेम क्वेश्चन आता है, जैसे ये आ गया तो आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर है, जैसे 6 याद कर लिया, 2 इसमें लिख दिया, 2 इसमें लिख दिया, 2 इसमें लिख दिए, ठीक। मैंने तो यहाँ एग्जैक्ट लिखे हुए हैं, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, और तरीका यही होता है, एग्जाम में ऐसे लिखा जाता है, एग्जैक्ट याद नहीं होता उतना, ठीक है। हर कैटेगरी की आप 2-2, 3-3 बीमारियां याद कर लेंगे। जैसे हाइपरटेंसिव है, तो हाइपरटेंशन के अलावा कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो कि BP से जुड़ी हुई रहती हैं, तो वो 2-2, 3-3, 4-4 बीमारियां आप याद कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 5-फ्लोरोयूरासिल, ये कर चुके हैं हम लोग, अब इसके यूज नहीं किए हैं। तो ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है, तो कैंसर के 2-4 नाम याद कर लो, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, पैंक्रेटिक कैंसर, ठीक है, दुनिया भर के कैंसर हैं, वो लिख करके इसका नाम के आगे लिख दोगे। स्टोरेज कंडीशन सिंपल, रूम टेम्परेचर, लाइट से बचाओ, फ्रीज नहीं करना है, वेल क्लोज कंटेनर में रखना है, ये कॉमन बता चुका हूँ, ये कॉमन सब में ही लिखने हैं ऑलमोस्ट। और क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक ड्रग है ना, क्योंकि सेल को मारता है, तो इसको हैंडल करना है केयरफुली, और यूज प्रोटेक्टिव मेजर्स, बच्चों के हाथ में ना पड़े। क्लियर है बातें? तो कुछ चीजें बड़ी कॉमन है, बड़ी सिंपल है, अगर ध्यान से देखोगे और करोगे तो। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूसमाइड, ये कर चुके हैं, इसका केवल स्टोरेज कंडीशन नहीं किया, तो स्टोरेज कंडीशन सेम आ गया, रूम टेम्परेचर पर रखो, लाइट से बचाओ, वेल क्लोज कंटेनर में रखो, ये सेम ही रहने वाले हैं सब में, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा हीट में नहीं रखना है, तो ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है। इजी लगने लगा होगा, याद करने वाली चीज़ है, थोड़ा दिक्कत उन बच्चों के लिए हो जाती है जो बच्चे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, तो चीज़ें ऊपर से जाने लगती हैं, लेकिन अब याद करना है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करो, ठीक है ना, कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट में कम से कम ये जो 5 पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से हो जाए, बस काम हो जाएगा उतने में, ठीक है। चलिए, और कुछ के बेसिक तरीके मैंने बताए दिए, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस वगैरह कैसे करोगे। अब है हमारे पास कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन कि भैया ये बड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट द यूज ऑफ लीड एसीटेट कॉटन प्लग। जब आप आर्सेनिक का टेस्ट करते हो, लिमिट टेस्ट, तो उसमें कॉटन प्लग लगाते हो, लीड से भींगा हुआ है, होता क्या है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो इसके साथ कंबाइंड होकर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कराएंगे तो जो कलर आता है उसमें वो दिक्कत देगा, तो हमारी लिमिट टेस्ट का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्लियर नहीं आएगा, दिक्कत हो जाती है। इट इज यूज टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म ड्यूरिंग द टेस्ट, है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंस, कि वो दखलंदाजी ना दे जो लिमिट टेस्ट होता है आर्सेनिक का उसमें, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूरान पूछते हैं, काफी बार पूछते हैं। फिर दूसरा है पायरिमिडीन का, काफी पूछते हैं पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। अब पूछ कैसे लिया है कि नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे है, तो 1 और 3 पोजीशन पे है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर आते जा रहे हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट करने हैं आपको। 2 एंटी कन्वर्जन ड्रग, अब ये आपको नाम पता है, एग्जाम्पल तो लिख दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मॉडर्न ब्लैक इज यूज्ड इन डैश टाइप ऑफ टाइट्रेशन, अब आपको टाइट्रेशन की थोड़ी डिटेलिंग है अगर, तो आप बता ले जाओगे कि भाई ये इंडिकेटर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडिन रिंग, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग PYQ 1 में। विच एंटी एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, स्ट्रक्चर थोड़ा पता होना चाहिए, CaCO3, कार्बोनेट इसके अंदर है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है CO2 भी यहीं से निकलेगा।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हिट्रो। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगर आपकी IUPAC स्ट्रांग है, देखो यहाँ पर जो है ये मैं देखता हूँ कि ये शायद आई थिंक MSBT का पेपर है, यहाँ पर आपका IUPAC से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 4 से बेसिक, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 2, ये डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आया हुआ है 3, ये रहा तीसरा आ गया, देन चौथा ये आ गया हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स आर नॉट एरोमेटिक, थायजोल हैव ऑक्सीजन एंड, आपको थायजोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पायरोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 3 में से कौन सी इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या है, A और B हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी डिटेल होगी नॉलेज, तभी बता पाओगे। इनलिस्ट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कैथार्टिक्स, कैथार्टिक्स जो भी आपके एग्जांपल याद हो, पीछे कर चुके हैं वो वाले याद हो, मैंने यहाँ 2 दे दिए हैं, ठीक है। मेरे खुद के एग्जांपल कई बार बदल जाते हैं, तो जो आपको याद है आप वो दे सकते हो। कैप्टोपिल कंटेन डैश हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से कायदे से केमिस्ट्री वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर होती है थायाजोलिडीन रिंग, ठीक है। तो MCQ में मामला फंस जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ MCQ जितना करा रहा हूँ उतना पूरा करके जाओगे तो भी आप 50 से 70% कर ले जाओगे, 50-60%, बट वो कहाँ से घुमा देंगे अब वो कुछ पता नहीं होता है। क्वेश्चन उल्टा भी आता है कई बार, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है वो बोल देगा फिनाइटोइनेज डैश, क्या है ये, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, घुमा देगा, सेम क्वेश्चन को उल्टा करके घुमा देगा, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट वन, अब यहाँ पर आपको क्लोरप्रोमाजिन सिजोफ्रेनिया में बिल्कुल सही है, रेस्पेरिडोन फर्स्ट जनरेशन है एंटीसाइकोटिक। अब अगर आपको यहाँ पर पता है कि हाँ ये एंटीसाइकोटिक कैटेगरी में आता है तो सही है, ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा मामला। फेनोबार्बिटन यूज्ड टू इंड्यूस एपिलेप्सी इन रैट्स, ठीक है। बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है हमारे पास, यही इनकरेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। Enlist the uses of isosorbate dinitrate, very common drug for angina, ठीक है, angina pectoris। और फिर हार्ट फेलियर, यूजेस लिखा है तो 2 देने पड़ेंगे, 1 मार्क्स का है तो। Enlist example of anti cancer agent from anti metabolites, जो एंटी मेटाबोलाइट की कैटेगरी है उसके अंदर से आपको इनलिस्ट करने, यानी कि 2 एग्जाम्पल देने हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो मीथोट्रिजेट और 5-फ्लोरोयूरासिल, ये तो काफी ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, काफी पूछा जा रहा है ये, जैसे पीछे मेटफॉर्मिन था वैसे यहाँ पर ये आ गया। द फॉलोइंग एनाल्जेसिक्स लैक्स एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, दर्द में तो राहत देता है पैरासिटामोल, बट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन इसका नहीं होता है। नेम 1 हाई सीलिंग डायूरेटिक, क्लासिफिकेशन पता है तो बता दोगे, फ्रूसमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस, एस्प्रिन आ गया क्योंकि ये NSAID है। नेम एनी 2 टेट्रासाइक्लिन्स, जो आपको एग्जांपल सिलेबस भी पढ़ के, मैंने कहा सिलेबस भी पढ़ के जा रहे हो तो उसके एग्जांपल पढ़ के जा रहे हो तो भी आपका 20-25 नंबर आ जाएंगे, किस कैटेगरी में कौन सा एग्जांपल है। द फॉलोइंग इज एन एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक कौन कौन से एग्जांपल है, अगर आते हैं तो कर ले जाओगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डेप्सोन, पहले भी कर चुके हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक एजेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको एग्जांपल याद है, क्या आ गया, एस्टाइल कोलिन, ठीक है। तो देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आ रही है, डेफिनेशन अच्छे से आ रही है तो अच्छी बात है, वरना 1 मार्क्स क्वेश्चन काफी खतरनाक लेवल पे कई बार चले जाते हैं। तो करना क्या है, PYQ में करा रहा हूं, आप लोग करते जाएं, पढ़ते जाएं और रिवाइज करते जाएं, ओके। तो पढ़ो, रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करो, बेटा रिपीटेशन हो रहा है, खासकर उन बच्चों से फिर कह रहा हूं मैं, जो बच्चे लास्ट मिनट में पढ़ाई कर रहे हैं, ये 5 PYQ के क्वेश्चन अच्छे से लगा के जाएं, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द रहें, बहुत ईजिली पास हो जाओगे, ठीक है। अब बात होगी जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं वो लोग इसको देखते हुए अपनी तैयारी और अच्छे से करें, ये नहीं करा कि इतना ही पढ़ लें उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ऑल द बेस्ट।